ये क्वेश्चन जानबूझ के रखा गया है। क्यों रखा गया है वो भी समझना। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर लेकर ही जाएंगे, है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन में कांस्टेंट कभी भी नहीं होगी। शुरुआत का कुछ समय होता है डिसाइड करने का कि उसे अभी करना है या नहीं करना है। अब डिसाइड कर लिया, उसके बाद तो करके जाना है भैया। फिर अगर बीच में छोड़ना, वो तो पाप हो जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर के 15 ऐसे जेईपीवाईक्यू जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हें डिस्कस करने के बाद में हम लोग काइनेमेटिक्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही पार्ट में रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लिया होगा। और अभी इस टेस्ट के बाद में, इस वीडियो के बाद में आप उसे कहां पर कौन कौन सी गलतियां हुई थी उसे भी एक बार जरूर एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 फॉर हाफ द टाइम एंड विद स्पीड 15 फॉर अनदर हाफ द टाइम। द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज्ड ओवर द हाफ होल टाइम इज x/7। ये x/7 है। देन द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, अब कैसे किया जाए भैया? ये क्वेश्चन सबसे पहली बार जब सॉल्व करते हैं बच्चे तो उन्हें दिखता है एरोडो में, फर्स्ट पेज पर ही, शुरुआत क्वेश्चंस में, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन से। उसके बाद में जेई में भी आ चुका है। ये कब आया था? 2023 में। करना कैसे इसे? तो कुछ लोग इसका फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है, मेरी आपको एडवाइस है कि इसका फॉर्मूला ना रटे। करेंगे क्या? बिल्कुल बेसिक से। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मीन स्पीड। अब जरा मुझे बताओ, मीन स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं? टोटल टाइम से। तो भैया मुझे तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ये बोल रहे हैं कि हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5, तो मान लिया टोटल डिस्टेंस s है। अब इस टोटल डिस्टेंस s का आधा पार्ट कितना होगा? s/2। सिंपल चीज है। s/2 दूरी जो होगी वो s/2 दूरी कितनी स्पीड से कवर करेगा? s/2 दूरी कवर करेगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो हॉर्स राइडर है, ये तुगड़ुक जो कर रहा है घोड़ा वाला, ये अपनी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से s/2 दूरी कवर करेगा। फिर आगे क्या? Remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half the time and 15 meter per second for other half the time। तो मैंने जो बचा हुआ टाइम है उसका आधे को कवर किया 10 से और बाकी आधे को कवर किया 15 मीटर पर सेकंड से। अरे जे का हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो जरा देखो, ये टाइम भी t, ये टाइम भी t। मैंने जब दूरियों की बात करी तो दूरी मेरे पास आई कि भैया मुझे पता है t टाइम में 10 मीटर पर सेकंड से जो दूरी कवर होती है, t टाइम 10 की स्पीड, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, यानी कि आ जाएगा 10t। और सिमिलरली ये जो दूरी आ जाएगी मेरे पास 15 इंटू टी, यानी कि 15t। और मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल आएगी वो आएगी ये बची हुई, यानी कि s में से s/2 घटाया, मेरे पास आया s/2, है ना। इसको s इस तरह से लिख देता हूं कुछ, ताकि आपको 5 वाली दिक्कत ना आए। अब 15 और 10 मिला के कितना? 25t। तो भैया 25t की वैल्यू यहां से आ रही है s/2, और मैं बोल सकता हूं कि यहां से आप चाहें तो s निकाल सकते हैं 50t, है ना। s निकाल सकते हैं 50t, या फिर t निकाल सकते हैं आप चाहें तो s/50, जो भी आपको निकालना हो आपके हाथ में। अब मैं आता हूं सीधा मीन स्पीड निकालने पर। मुझे मीन स्पीड क्या बोल रही है कि भैया मीन स्पीड निकालने के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल डिस्टेंस तो है s, टोटल टाइम कितना होगा? तो पहले मैंने यहां का टाइम निकालने की कोशिश करी। जरा देखो, यहां का टाइम होगा कुछ t डैश बोल देता हूं, तो ये होगा डिस्टेंस यानी कि s/2 अपॉन स्पीड यानी कि 5, यानी कि मेरे पास आएगा s/10। तो मैंने लिखा कि पहला वाला जो टाइम है वो तो है s/10। फिर और क्या होगा? और होगा ये टाइम और ये टाइम, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ t, और t की वैल्यू कितनी है? s/50। तो 2 टाइम्स ऑफ s/50, है ना। चलो भैया अब क्या किया जाए? अब इसे सॉल्व किया जाए तो हमने बोला कि नीचे 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड 50 हो गया, 50 को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास आएगा 50s डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 5 और 2 7s, s से s कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ गया 50/7 मीटर पर सेकेंड, जहां पर मुझे दिया गया था कि आपको तो इस x की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरा आंसर x/7 है तो x की वैल्यू क्या होगी भैया? तो जरा देखो कि अगर जब भी ऐसे इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं और फाइनल आंसर निकल चुका होता है, हम बोलते हैं कि 50/7 जो है दैट इज इक्वल टू x/7, 7 से 7 कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ गई? 50।
हाँ जी, तो पहला आंसर मेरे पास आ रहा है 5050। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये मुझे बोला है कि फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड ऑफ मोशन। अब देखो जरा, पहले क्वेश्चन में तो हमने ये सीखा कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालने का तरीका क्या होता है, और ऐसे ही हम लोग एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं डिफरेंस लेके डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करके। दूसरा क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर प्रहार कर रहा है, जो क्वेश्चन आपको रिवाइज कराना चाहता है, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो भी ग्राफ की हेल्प से। तो कुल मिला के हम ग्राफ देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि भाई साहब ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होता है, तो यहां से यहां जाने में डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से यहां जाने में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में हम लोग करते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना भैया। तो मेरे पास कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, और मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वी से एस निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हाँ जी, सोच पाएंगे। अब हमने बोला कि भाई साहब इंटीग्रेट करेंगे कैसे, वो बताइए। तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब हमने शुरुआत में ही सीखा था चैप्टर्स को पढ़ने के पहले, वो जो हमने 2 गुण पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, है ना भाई। इंटीग्रेशन यानी कि एरिया, तो मुझे तो एरिया निकालना है, और डिस्टेंस यानी कि एरिया जिसमें सब कुछ मैं पॉजिटिव लेके मान के ऐड कर दूंगा, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एरिया जिस एरिया में मैं ऊपर वाले एरिया को तो पॉजिटिव लूंगा, ये लेकिन ये जो नीचे एरिया है इसको मैं ले लूंगा नेगेटिव। हाँ जी, तो मैंने बोला क्या, ये जरा देखते हैं, नाम दे देता हूं मैं इसे। दिस इज एरिया नंबर 1, दिस इज एरिया नंबर 2, दिस इज एरिया नंबर 3, दिस इज एरिया नंबर 4 एंड दिस इज एरिया नंबर 5। चलिए फटाफट लिखते हैं। एरिया नंबर 1 ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया मेरे पास कितना 5 यहां पर, और ये आ गया मेरे पास 25। फिर भैया A2 एरिया नंबर 2 कितना आ गया, ये एक रेक्टेंगल है, 5 यहां पर 10 यहां पर, यानी कि मेरे पास सीधा आ गया 50। A3 कितना आ गया जल्दी बताओ, ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कितनी है 10 यहां पर 20 यहां पर, 10 20 30 इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी 5, ये मेरे पास आ गया 15 और मेरे पास आ गया 75। चलिए भैया नेक्स्ट A4 निकालते हैं। A4 कितना आ रहा है, A4 हमारे पास में आ रहा है ये वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस जो कि है मेरे पास में 5 और हाइट जो कि है मेरे पास में 20, तो 5 इंटू 20 ये मेरे पास में आ गया 10 और हमारे पास फाइनल आ रहा है 50। चलिए फिर A5 कितना होगा, A5 मेरे पास में आ रहा है, देखो भैया अभी तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें अभी मैं नहीं कर रहा, तो ये सेम टू सेम ऐसे दिख रहा है मुझे, -20 तक जा रहा है, तो इसका मतलब दिस इज बेस दिस इज हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू हाइट जो कि है मेरे पास 20। ध्यान दो मैग्नीट्यूड की बातें करते हैं, ये मेरे पास आ गया 50। कोई भी ये नहीं चिल्लाना कि भैया वो आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, अभी लेंगे ना, आराम से लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। चलो भैया फिर अब क्या किया जाए। अब हमने बोला कि मुझे बोला गया है कि आप तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यानी कि चाहे आगे चले चाहे पीछे चले सबको जोड़ दो, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, सबका मैग्नीट्यूड जोड़ना है आपको। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप तो सबको जोड़ोगे, यानी कि क्या लिखोगे 25, उसमें जोड़ोगे किसे 50, उसमें जोड़ोगे किसे, फिर ये देखो नीचे कौन लिखा है 75, फिर किसे जोड़ोगे उसमें यहाँ पर 50, और किसे जोड़ोगे यहाँ पर 50 एक और। तो जरा देखो ना 75 और 25 100, 100 100 200 और 50 250, यानी कि डिस्टेंस तो आ गया मेरे पास 250 मीटर, ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है। फिर भैया डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो इसका मतलब फिर से मैं लिखूंगा 25, देन कौन है 50 है, फिर 75 है, और आगे बढ़ो भैया फिर कौन है, फिर 50 है, और अंत में है तो 50 लेकिन नीचे है, नीचे मतलब एक्स एक्सिस के नीचे साइड जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस, तो ये कैंसिल हुआ और फाइनली हमें मिला कितना 75 और 25 100, 100 और 50 150। तो भैया मुझे पूछा गया है कि रेशो बताना है किसका, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करके पूछा गया तो क्या बता पाएंगे, हाँ जी 250 ऊपर और 150 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 5/3, कौन है सी ऑप्शन आ रहा है, कर पाएंगे क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओहो, अगले में तो हमें मैच द कॉलम दिया है, बहुत ही बढ़िया। ग्राफ का और एक क्वेश्चन, हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बोला गया कि ये एक्सटी ग्राफ दिए हुए मुझे चारों, और मुझे उसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ बताना है। मजे की बात यह है कि ऊपर वाला ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा सा दिया हुआ है ना, इसे पुष्प जैसे दिखा दिया हुआ है, झुकेगा नहीं टाइप का। लेकिन मुझे कहां जाना है? मुझे पहले इजीएस्ट ग्राफ पर जाना है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन करना है मुझे। तो ये जो डी वाले ग्राफ को देखा मैंने, जरा देखो इस डी वाले ग्राफ में ये जो लाइन है इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप कांस्टेंट है, और मुझे पता है कि जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वही मेरा क्या होता है? वेलोसिटी। तो डी वाले ग्राफ का कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कहां पर है? ये रहा फर्स्ट। तो भैया डी का ऑप्शन तो फर्स्ट आएगा, जिसमें नहीं है उसे काट दो भैया, ये नहीं हो पाएगा और ए ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, है ना? ऐसे ही तो करेंगे। फिर और कौन? और हमने बोला कि अब सी ऑप्शन पर जाते हैं। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि पहले स्लोप पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट, बाद में स्लोप नेगेटिव लेकिन फिर भी कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ जिसमें पहले पॉजिटिव कांस्टेंट और फिर नेगेटिव कांस्टेंट, देखो 3 दिख रहा है मुझे, यानी कि सी का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास थर्ड। कहां पर है? ये हो सकता है, ये नहीं। ओहो हो, 2 ट्राई में ही हमारा आंसर। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि भाई ए को जब मैंने चेक किया तो देखो पूरे टाइम पर स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो ऐसा ग्राफ जो पॉजिटिव भी हो और इंक्रीजिंग भी हो, वो तो मुझे दिख रहा है सेकंड वाला, यानी कि ए का आंसर सेकंड होगा। बचा कौन? बी। इसका स्लोप देखो कैसा है, ये ऐसे होकर ऐसे नीचे जा रहा है। हमने पढ़ा था कि अगर इधर ऐसी लाइन है तो ये जीरो स्लोप, और जैसे जैसे ये ऐसे आता जाएगा 90 के पास में, वैसे वैसे स्लोप मैक्सिमम वैल्यू को टच करता जाएगा, मोर होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव में मोर होता जाएगा। तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जा रहा है। कौन सा स्लोप होगा भैया मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव? ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने बोला कि द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion, the bullet stops completely after traveling 4 plus x. The value of x is, हमें x की वैल्यू निकालनी है कब? जब बुलेट पूरी तरह से रुक जाएगी, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा x आया वो कितना है? तो मैंने बोला कि देखो भैया, ये आ रही है आपकी बुलेट कितनी स्पीड से? मान लेते किसी स्पीड v से आ रही है ये, ठीक है भैया, और यहां से कुछ 4 सेंटीमीटर चलने के बाद में एक कांस्टेंट रिटार्डेशन फील करते हुए, कुछ डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ में, ये यहां पर आ चुकी और अपने वेलोसिटी कर चुकी है कितनी? अरे लिखा है ना कहीं पे, इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 1/3 v/3। अच्छा, मुझे ये चीज पता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट क्यों लिया? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, इट विल वर्क एज अ रिटार्डेशन, रिटार्डिंग फोर्स है यहां पर। मैंने बोला कि भाई v है, इनिशियल v और फाइनल v, यानी कि u और v दोनों है, a और 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें u भी हो, v भी हो, s भी और a भी हो, याद आया? थर्ड इक्वेशन काम कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि भाई साहब v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप मुझे बोलोगे कि सर a तो आपने नेगेटिव लिया है ना भैया, तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगी। मैं अभी कुछ भी लेने की कोशिश नहीं कर, क्यों करूं मैं फालतू में? ये नेगेटिव आ जाएगा आपके यहाँ होगा तो, या फिर अगर आपको लेना है पीछे की तरफ तो आप यहां पर नेगेटिव साइन देंगे। चलिए, इसे मैंने देखा सॉल्व करके, तो मुझे दिख रहा है कि जो 2s की वैल्यू आ रही है ना। अच्छा, s भी मुझे पता है, s कितना है? s मुझे दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर। तो क्यों ना सारी की सारी चीजें सीजीएस यूनिट में ही ली जाए। मैं यहां लिख रहा हूं ताकि फाइनल आंसर में मुझे दिक्कत ना हो कि यूनिट को मैं सीजीएस में ट्रांसफर कर रहा हूं सारी। तो इसका मतलब s जो है उसे मैं लिख सकता हूं 4 सेंटीमीटर, यहां पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू, ये इधर आएगा v स्क्वायर बाय 9 माइनस v स्क्वायर, यानी कि मेरे पास आ गया -8 v स्क्वायर बाय 9, जो कि होगा इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला मुझे बोला गया कि दी बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली, अब पूरी तरह से कब रुक जाएगी भैया? तो आ तो v से ही रही है ना, यहां तक स्पीड v/3, तो मान लिया बुलेट कहीं आगे जाकर पूरी वेलोसिटी 0 करके बैठ गई, और वो जो दूरी दी हुई है, वो दूरी मुझे दी हुई है कितनी? वो दूरी मुझे दी है भाई 4 प्लस x का सेंटीमीटर, है ना। चलिए भैया, तो फिर से वही इक्वेशन यूज करते हैं कि मैं लिख सकता हूं
यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं ताकि मैं पार्टीशन कर सकूं इनका आपस में। अगला जो पार्ट है उसके लिए मैं सेम रिलेशन बना सकता हूं, कैसे कि वी स्क्वायर जो कि 0 है यहां पर, है ना, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू जो कि वी ही है हमारे पास में, प्लस 2a और डिस्प्लेसमेंट जो कि आ चुकी है मेरे पास 4 + x। ध्यान दीजिएगा ये भी सेंटीमीटर में ही लिया है हमने। अब क्या किया जाए, अब एक काम किया जाए, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो 2a इंटू 4 + x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास -v²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं। जैसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा मुझे 2a से 2a कैंसिल दिखेगा और मुझे क्या दिखेगा 4/4 + x डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, v² से v² कैंसिल, मेरे पास आ गया 8/9। तो भैया यहां पर आ गया मेरे पास 9 × 4, कौन होता है 9 × 4 36 इक्वल्स टू यहां पर 8 × 4 कौन होता है भैया 8 × 4 32 प्लस 8 × x आ रहा है क्या, ये आ गया मेरे पास प्लस 8x। 36 - 32 कितना आ रहा है 4 इक्वल्स टू 8x। तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो, हाँ जी 1/2 आ रही है। कहां है 1/2, अरे ये क्या रहा 0.5 यानी कि 1/2। और मजे की बात यह है कि जब मैंने सारी चीजें सीजीएस यूनिट में ली है तो ये आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। इसीलिए मेरे पास जो सेंटीमीटर में x आया वो आया 0.5 आ रहा है क्या, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, x² दिया हुआ है 80² + 2bt + c और मुझे डिपेंडेंसी निकालनी है x की, कुछ x की पावर -n, तो मुझे n निकालना है। बेटा ये क्वेश्चन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 2020 में आया था और जब जब बच्चों ने देखा है तब तब वो कहीं ना कहीं पे अटके हैं। क्यों अटके हैं, उसका कारण ये नहीं कि उन्हें आता नहीं है, उन्हें आता है कि अगर मुझे x का फंक्शन दिया है तो 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, वो आती है उसको मैनिपुलेट करने में, वो आती है उसको सॉल्व करके और आंसर तक पहुंचने में। उनका आंसर आता है लेकिन मैच कराने में प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसे करना कैसे। हमेशा जब भी क्वेश्चंस ऐसे हों कि आपको फाइनल आंसर में किसी एक तरीके से पहुंचना हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ये सोचेंगे कि भाई साहब उल्टा सोचो, मुझे x का रिलेशन निकालना है यानी कि मुझे फाइनल आंसर में x चाहिए। अगर x चाहिए तो ये t वाली जो चीजें हैं ये मैं चाहता हूं हट जाए, है ना। आओ जरा सोचते हैं कैसे। पहला तो मुझे बोला गया है कि x² जो है वो दिया है 80² + 2bt + c, हाँ ना बोल भाई। अब करते हैं डिफरेंशिएट। क्यों करते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि v के बाद a पर पहुंचना है। अच्छा कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए रूट ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि रूट से अच्छा है ऐसे डिफरेंशिएट कर दो, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो मैंने बोला कि ये आ गया 2x, अब x का डिफरेंशिएशन dx/dt जो कि होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 2at + 2b। मुझे हर जगह 2 दिख रहा है जो कि मैंने कैंसिल कर दिया। तो बेटा x × v की वैल्यू प्यारी प्यारी सी आ रही जो कि है at + b। हाँ जी ध्यान देना, ये जो a है और ये जो b है ये कांस्टेंट्स हैं, कुछ कुछ, ये एक्सेलरेशन नहीं है। a कुछ भी कोई वैल्यू है। अगली बार क्या किया मैंने, मुझे तो निकालनी है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल है भाई, और अगर इस डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल है तो क्यों ना एक एक करके डिफरेंशिएट किया जाए। x का डिफरेंशिएशन v, पीछे वाला v कांस्टेंट, प्लस v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। ध्यान देना मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं इसे, वरना वो a से a काटने वाली दिक्कत हो जाएगी। तो v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन और x कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू at + b। हाँ जी अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान दो, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने बोला कि भैया एक्सेलरेशन में x का जो मल्टीप्लाई हुआ है वो आ रहा है 80, अरे 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 पाप पाप पाप, इधर भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना हमें। तो 80 + b को डिफरेंशिएट किया, आ गया a, तो ये आ रहा है मेरे पास a - v² के। हाँ जी आ रहा है क्या। अगर मैंने यहां से एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करी तो वो तो आ रहा है 1/x इधर, और अंदर आ रहा है मेरे पास a - v²। v मतलब कौन, v मतलब ये, यहां से देखो 80 + b/x बोल सकता हूं कि यहां से v, तो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 80 + b/x, और इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। अब तो
एक्स अभी भी मेरे पास में है, थोड़ी सी चिंता है उसे हटाने की, जो कि मन में रखेंगे हम लोग। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया ए एक्स का स्क्वायर, फिर आगे माइनस में होल स्क्वायर कर दो भैया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इंटू टी। हाँ जी, होगा क्या? अब क्या किया जाए? मुझे दिख रहा है कि यहां पर कहीं से अगर मैं यहां पे एक चीज कर दूं, क्या कर दूं मैं कि भैया 1/x³ तो मैंने ले लिया कॉमन। चलिए और क्या, यहां देखते हैं कि ax² तो मुझे दिख रहा है इधर, अंदर मैंने देखा कि क्यों ना मैं यहां पर इस a² को अलग कर दूं, कुछ a को अलग कर दूं। क्यों कर दूं? क्योंकि मुझे at² प्लस 2bt जैसा कुछ दिख रहा है यहां पर। तो हमने बोला कि एक a को अलग किया मैंने यहां से, मुझे मिला at² प्लस 2bt, और यहां पर तो a है ही नहीं, इसे तो एज इट इज रख दो b²। अब देखो इससे कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है मुझे। क्या अच्छा अच्छा दिख रहा है? कि ये जो at² प्लस 2bt है, at² प्लस 2bt ये आ रहा है बेटा x² माइनस c के बराबर, है ना। तो 1/x³ अंदर ax² माइनस a इंटू ये चीज कितनी, x² माइनस c, तो a इंटू x² माइनस c, और ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर। अरे आया क्या? देख भाई साफ साफ दिख रहा है, एक स्क्वायर यहाँ पे और माइनस एक स्क्वायर यहाँ पे, काटो बेटो। हाँ जी, देखो कितनी प्यारी सी चीज आ रही है। मेरे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस AC माइनस b² अपॉन, ओ भाई साहब ये जो एक्सेलरेशन आई है ना, इतनी प्यारी सी एक्सेलरेशन है। क्यों है प्यारी सी एक्सेलरेशन? क्योंकि ये जो AC माइनस b² ऊपर की चीज है, ये ऊपर का, अरे ये डब्बे के अंदर देखो A भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट और B भी कांस्टेंट, तो ऊपर तो कांस्टेंट चीज है, नीचे कौन है? नीचे है मेरे पास x³। इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी किससे है? सिर्फ x³ के इनवर्स से। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। हाँ जी, इसे मैं अलग कलर से कर रहा हूं, आंसर है हमारा प्यारा प्यारा सा। चलिए ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, माना कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आंसर निकालने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन फॉलोइंग ग्राफ v² और x। भैया v² और x का ग्राफ दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कैसे करें? अब v और x का रिलेशन हमें पता है कि वो जो होता है वो होता है a = v dv/dx। तो एक बार देखते हैं कि v और x में आखिर हम किस तरह से कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। भाई मुझे मालूम पड़ा कि ये जो लाइन दिख रही है, जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में जो स्लोप है m जो है, वो स्लोप की वैल्यू कितनी है? ये 20 और ये 10, तो मैं स्लोप बोल सकता हूं स्लोप विल बी 20/10। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर यहीं पर मैं इंटरसेप्ट देखूं, इस लाइन का इंटरसेप्ट तो वो है 20, है ना। यानी कि मेरे पास y और x, y पर कौन है? y पर है मेरे पास v का स्क्वायर, और x पर कौन है? x पर है नॉर्मल x। तो y = mx + c, यानी कि v² = mx 2x + 20। ये आ गया मेरे पास v का रिलेशन। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। भैया एक्सेलरेशन क्या होता है? a होता है v dv/dx। तो जब मैंने v dv/dx देखा तो वेलोसिटी तो एज इट इज 2 कॉमन लेके मैंने लिख दिया x + 10 x प्लस, या फिर एक काम करते हैं सीधे लिखते हैं, मेरे पास आ गया 2x + 20। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम वैल्यू इजी रहेगी। देन dv/dx डिफरेंशिएशन इस चीज का, तो मुझे मालूम पड़ा कि जो v है वो है √2x + 20। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 क्या चीज? 2x + 20, है ना। और ध्यान दो यहाँ पे भी v लिखा है, तो v यानी कि इसका रूट आएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, इनटू अब जो अंदर चीज है उसको डिफरेंशिएट, तो मेरे पास आ जाएगा 2, है ना। बोल भाई ये आ जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 से 2 कैंसिल, ये चीज से ये चीज कैंसिल, और मेरे पास आंसर आ गया 1। यानी कि मेरा जो आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन का, वो वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम चीज, बच्चे अटकते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर निगाह नहीं रखते, वो बीच में घूमते रहते हैं कि ये दिया है, ये दिया है, ऐसे दिया है, वैसे दिया है, और इसको करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। लेकिन मैं जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से कि मुझे तो कुछ नहीं आता। अब क्या किया जाए?
तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई साहब जब भी रेस होती है ना, रेस में दूरियां बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि तू 5 मीटर दौड़ ले, तू 10 मीटर दौड़ ले, जो पहले बचा वो जीत जाएगा ना। होता क्या है कि ये एक रास्ता है, इतना का इतना रास्ता, देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, इतना का इतना रास्ता दूसरी वाली कार के लिए भी है, और फिर बोला गया कि भैया अब दौड़ो, अब आप भागो, लगाओ फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना। अब दूसरी चीज, कार A takes time t लेस देन कार B टू फिनिश एंड passes फिनिशिंग पॉइंट। तो वैसे तो यहां पर कहीं पर दिया नहीं है, ये लिखा है देखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि अगर स्टार्ट कर रही है रेसिंग तो शुरुआत जीरो से ही करेंगे। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, दिस v इज जीरो, दिस v इज ऑल्सो जीरो। मान लिया कुछ डिस्प्लेसमेंट है s, जो कि दोनों की कैसी कैसी है, बराबर है। फिर इधर जो कार चल रही है भैया, ये कार, इसकी नाम है A, बस ज्यादा दिख रही है कार से तो, और इसका नाम है B, ठीक है। चलिए फिर क्या, फिर हमें बोला गया कि इनकी जो एक्सेलरेशंस हैं वो A1 और A2 है रिस्पेक्टिवली। A1 और A2 एक्सेलरेशन उन दोनों की है, इन्हें थोड़ा दूर दूर बना देता हूं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। चलिए, और ये S दोनों की दूरी है बराबर, है ना, इसे बीच में रख देता हूं यहां पे। फिर A1 और A2 एक्सेलरेशन है इनके पास में, ये यहां पे बना दी मैंने। मुझे दो कंडीशंस दी गई है, कौन कौन सी कंडीशंस, कंडीशन ये दी गई है कि कार A टेक्स t लेस देन B, t टाइम कम लगता है B पहुंचने में। तो अगर यहां का टाइम बेटा कैपिटल T मान लें तो इसका टाइम लगेगा t माइनस स्मॉल t, क्योंकि कुछ स्मॉल t टाइम कम लग रहा है। जो चीजें मैं मानते जा रहा हूं वो यहां लिखते जा रहा हूं कि माना, किस किस को माना, पहला माना हमने कैपिटल T को। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे आंसर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो मैं मानता हूं कंसिडर करता हूं वो फाइनल आंसर में थोड़ी होती है। तो आओ, पहली चीज तो मैंने मानी कैपिटल T। फिर क्या, फिर मुझे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी या स्पीड की अगर बात की जाए तो पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन कार B। इसका मतलब कार B से v स्पीड ज्यादा है। तो अगर कार B यहां पर किसी स्पीड u से पहुंचती है तो ये u से भी कितना ज्यादा है, v। क्या सोच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए, अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है इस v की वैल्यू, इस v की। तो पहले क्यों ना वेलोसिटीज का रिलेशन निकाल लिया जाए। वेलोसिटी के रिलेशन के लिए मैंने बोला कि सबसे पहली चीज जो यहां पर दिख रही है वो ये है कि टाइम दिया है ना मुझे, और वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, तो क्यों ना v इक्वल्स टू यू प्लस टी लगाया जाए, यानी कि v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू इनिशियल जीरो है, a1 इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी फाइनल वेलोसिटी u इक्वल्स टू a2 इंटू इसका टाइम कैपिटल T। और मुझे जो निकालना है, अच्छा अरे एक चीज और, मैंने एक और चीज मान ली है बीच में, कौन सी चीज, मैंने ये u मान ली है, u भी दिया थोड़ी क्वेश्चन में, मैंने मान लिया कि कुछ u होगी, तो जो माना वहां पे लिख दिया। अब जितना माना उसको घटाना भी पड़ेगा वापस, है ना भैया। चलिए, तो मुझे v निकालना है, क्यों ना इन इक्वेशंस को घटा दिया जाए, यानी कि ये आ गया v, और यहां पर मुझे क्या दिखेगा, देखो a1 माइनस a2 इंटू कैपिटल T माइनस a1 इंटू स्मॉल t। क्या सोच पा रहा हूं मैं, है ना। कैलकुलेशंस में गलती नहीं करना हमें, बस वो तो पाप है, महापाप है बेटा, वो नहीं करना। अभी वो कुंभ आ रहा है, उसमें भी पाप धुल नहीं पाएगा वो वाला। फिर हमने बोला कि और क्या दिया गया है, और कुछ निकाल सकते हैं क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों की, तो क्यों ना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर दोनों का सेम सेम मान लिया जाए। यानी कि पहले वाले का s, u तो जीरो है, हाफ a1 कैपिटल T माइनस स्मॉल t का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a2 कैपिटल T का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, ध्यान देना ये s इंप्लाइज दैट, मान लो तुम s को भी काट दो, ऐसी चीजें नहीं करनी है ना, s दोनों का बराबर है। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि भैया देखो a1 अपॉन a2, मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है a1 अपॉन a2 की वैल्यू, या फिर एक काम करते हैं, मैंने तो बोल दिया रूट ले लेते हैं, चलो रूट a1 कैपिटल T माइनस स्मॉल t इक्वल्स टू रूट a2 इंटू कैपिटल T। अब क्या करें, देखो वो जो इक्वेशन है जिसमें v निकाला है, इसमें सिर्फ कैपिटल T ही तो है जो अननोन है, उस कैपिटल T को हटाना है। तो कैपिटल T को हटाने के लिए यहां से कैपिटल T की वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आएगी जरा देखो, कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी ये रूट a1 स्मॉल वाला इंटू t डिवाइडेड बाय, ये इधर आएगा, मेरे पास आ जाएगा रूट ओवर a1 माइनस रूट ओवर a2। हाँ जी, सोच पा रहे हैं क्या,
देखो जरा, इसे मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो फाइनली मेरे पास कैपिटल टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, वो आ रही है कुछ ऐसी, √a1t अपॉन √a1 माइनस √a2। अब आता है महान काम जो हमें करने, अरे जिसके लिए हम लोग यहां तक आए हैं। और वो महान काम क्या है? अब हमें ये करना है कि इस कैपिटल टी की वैल्यू को निकाल के वहां रख देना है। आओ जरा रखते हैं। तो v की वैल्यू आ रही है कितनी, v की वैल्यू आ रही है a1 माइनस a2 इंटू कैपिटल टी जो कि है कितना, √a1t अपॉन √a1 माइनस √a2 इंटू क्या, या माइनस a1 इंटू टी। अब इससे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे नीचे √a1 माइनस √a2 दिख रहा है और ऊपर दिख रहा है a1 माइनस a2। क्यों ना इस a1 माइनस a2 को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर ले, क्योंकि रूट तो दिख रहा है, रूट तो जैसे ही आया मुझे अच्छा लगा कि रूट तो आना चाहिए था। आओ जरा सोचते हैं। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अगली स्लाइड में, देखते रहना। v मेरे पास आया था क्या, a1 माइनस a2। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर लेकर ही जाएंगे, है ना। और वैसे भी जेई में अगर एक क्वेश्चन को पकड़ लिया हमने तो शुरुआत का कुछ समय होता है डिसाइड करने का कि उसे अभी करना है या नहीं करना है। अब डिसाइड कर लिया उसके बाद तो करके जाना है भैया, फिर अगर बीच में छोड़ना वो तो पाप हो जाएगा, है ना। और माइनस a1 इंटू टी, ठीक बात है क्या। चलिए, तो हमने बोला कि ये a1 माइनस a2 को लिख देते हैं √a1 प्लस √a2 मल्टीप्लाइड बाय √a1 माइनस √a2, हाँ जी, इंटू √a1 इंटू टी डिवाइडेड बाय √a1 माइनस √a2, अरे बोलो भाई, माइनस a1 इंटू टी। ये कटा, चलो क्या आ गया, √a1 इंटू √a1, a1 इंटू टी, √a1 इंटू √a2, बोलो बोलो बोलो, अच्छा लगेगा बोल के, a1 इंटू a2 इंटू टी माइनस a1 टी। ये फिर से कटा, सारी मेहनत इसलिए तो कर रहे थे हम, और फाइनल आंसर मिला हमें a1 इंटू a2 इंटू टी। जरा खोजो कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये देखो आया सुकून। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मुझे बोल रहा है, अरे हाँ ये सवाल देखो भैया, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड, पर्सन ओपन ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये देखो, हेलो कर लो इनसे, ये भैया खड़े हैं यहाँ पे, और इन्हें साउंड ऑफ अ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड लेवल। ये यहां से उन्हें साउंड सुना रहा है, यहां पर कोई जेट एरोप्लेन है, ये बढ़िया से ऐसे जा रहा है ना, पक्षी दिख रहा है तो चलो ठीक है चलेगा। और यहां से डिंग 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 डिंग, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर। ये एक ऐसा जेट एरोप्लेन है जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और उससे 60 डिग्री पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से 60 पर आपको साउंड आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे मतलब दिख रहा है क्या, सुना रहा है कि कहीं यहाँ से साउंड आ रहा है। फिर आगे, बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव द पोजीशन। ओहो, यानी कि जब तक साउंड यहां तक पहुंचा तब तक ये एरोप्लेन भाई साहब कहां पहुंच गया, ये तो पहुंच गया इनकी छत, बिल्कुल सर के ऊपर, ये यहां है ना। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों में स्पीड्स का रिलेशन क्या होगा। अच्छा, v किसकी स्पीड दी हुई है, v मुझे दी हुई है स्पीड ऑफ साउंड। तो मान लिया कि किसी टी टाइम में यहां पहुंच गया, है ना, टी टाइम में, उतने ही टी टाइम में v स्पीड से जो साउंड चला होगा वो दूरी होगी v इंटू टी। हाँ बोलो, अरे जल्दी। और अगर एरोप्लेन की स्पीड u होगी, है ना, तो ये जो चला होगा, ये चला होगा टी टाइम में u इंटू टी। क्या मुझे समझ में आ रहा है? यानी कि एक प्यारे प्यारे से ट्राइंगल दिख रहा है, और उस प्यारे से ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखिएगा, अरे हाँ अब देखो, उस प्यारे से ट्राइंगल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये और हाँ जी ये, यहां मुझे कुछ ऐसा दिखा कि भैया ये एंगल तो 60 डिग्री है, डन। ये जो डिस्टेंस है एरोप्लेन जितना चल रहा है, फाइटर जेट जितना चल रहा है वो है यूटी, और ये जो दूरी है जितना साउंड चलकर आया वो है वीटी। क्या ये एंगल 90 है? हाँ, अरे वो देखो ऊपर एरोप्लेन छत पे तो है। फिर हमने बोला क्या कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा लगा देते हैं। cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस यानी कि ut और हाइपोटेन्यूज यानी कि vt, t से t कट्टस cos 60 1/2 इक्वल्स टू u बाई v। तो u की वैल्यू v/2 और u ही तो मुझे निकालना था, स्पीड ऑफ प्लेन निकाल दिया हमने। तो जरा बताओ आंसर कौन सा? डी। ओहो +4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला मुझे क्या बोल रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, और अधिकतर बच्चे अटकते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को अटकाने के लिए ही आते हैं, जेई में दिखते रहते हैं। क्या है कि एक वाटर जेट है, एक पाइप है पानी का, वहां से ड्रॉपलेट्स ऐसे नीचे आती जा रही है, टैप है, और स्पेसिंग बिटवीन दी ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर। यानी कि बोला चाह रहा है कि यहां पर ऐसे ड्रॉपलेट्स लगातार आती जा रही है, ये गिरी, एक यहां कहीं पे होगी, फिर अगली यहां पे कहीं पे होगी, उससे अगली यहां पे कहीं पे होगी, दूरी बढ़ती जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। मान लिया इनका जो टाइम इंटरवल है वो है कुछ टी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब गिरी उसके 4 सेकंड बाद में कोई ड्रॉपलेट कहीं थी, है ना, कहीं तो थी, मतलब मुझे नहीं पता कहां थी। अरे ना ना ये पाप नहीं करना। तो 4 सेकंड बाद में मान लिया बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होंगी, कितनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन 4 सेकंड के बाद में एक ड्रॉप जहां पे थी कहीं पे, है ना, t = 0 पर छूटी थी, ये कुछ t = 4 था। एंड आफ्टर दैट जो उसके बाद वाली ड्रॉप थी उससे जो दूरी थी आपस में, वो दूरी मुझे दी हुई है कितनी? 34.3 मीटर। अच्छा, अगर ये t = 4 है और अगर इंटरवल t सेकंड है, इंटरवल को t ना लेके n ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा हमारे लिए, कि n टाइम के बाद में लगातार कुछ कुछ ड्रॉप्स गिरती जा रही है ना। या फिर एक काम करो, n भी ना लो, कैपिटल T ले लो, थोड़ा टाइम वाली फीलिंग भी आएगी। ये कैपिटल T। अब क्या किया जाए? तो ये 4 सेकंड हो चुके हैं, तो इस वाले ड्रॉप को इसमें से t सेकंड्स कम हुए होंगे, यानी कि ये जो टाइम आएगा दैट टाइम विल बी 4 में से t कम, क्योंकि इस ड्रॉप के t सेकंड्स के बाद में ये नीचे आई होगी। मुझे बोला गया कि इन दोनों के बीच की दूरी है 34.3, तो मुझे निकालना है कि ड्रॉपलेट्स का रेट कितना होगा, ड्रॉप्स पर सेकंड। आइए जरा देखते हैं। मुझे बोला गया कि भाई 4 सेकंड में यहां कहीं पे होगा, तो मैं बोल देता हूं कि भाई पहले वाले की दूरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो s1 है, दूसरे वाले की जो डिस्प्लेसमेंट है वो s2 है, और मुझे तो s1 माइनस s2 निकालना है, वो दिया हुआ 34.3, यानी कि s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 34.3। जरा बताओ s1 क्या आएगा? s1 आएगा, u तो 0 है, इनिशियल ड्रॉप तो गिरी है, बस नाम ही ड्रॉप है उसका, तो हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, और टी कितना है? 4 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू जी इंटू 4 माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 34.3। हाँ जी, मेरा एम है इस कैपिटल टी को निकालना, क्योंकि जैसे ही कैपिटल टी निकल गया मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है। टाइम पीरियड आ जाएगा, उल्टा करूंगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के चक्कर में मैंने बोला कि देखो, पहली बात तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8t, g/2 कॉमन लिया, उधर पहुंचा दिया, तो 34.3 इंटू 2 किया मैंने, ये आ गया 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 6, 68.6 डिवाइडेड बाय g। हाँ जी, ठीक बात है ना। अच्छा, g भी वैल्यू दी हुई है कितनी? 9.8, और ये अगर वैल्यू दी है तो इसका मतलब वो चाहता है खुद सॉल्व हो जाए वो। तो एक बार देखते हैं कितने से हो रहा है। ये 7 टाइम्स हो जाएगा, 9 7 जा 68.6, एक बार करके देखना आप लोग। फिर 16 में से 16 गया, हटाओ इसे, मेरे पास आया माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t, माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t, है ना, इक्वल्स टू 7। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 8t, उधर लेके जा रहा हूं मैं, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत प्यारा प्यारा सा है। अगर इसके मुझे रूट्स निकालने होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये आ जाएगा -7t माइनस टी, यानी कि एक तो t माइनस 7 है ना, नहीं t माइनस 7 क्यों करें, एक तो आ जाएगा t माइनस 1, t कॉमन लिया तो t माइनस 1 भी नहीं आ रहा, अरे क्या है, देखो t कॉमन लिया, t माइनस 8 आ गया, और यहां पर अच्छा पहले अलग तो करें, यही पाप कर रहा हूं मैं,
पाप। जो नहीं करना है वही करे जा रहे हैं ना। देखो भैया, तो ये आ गया t-7। अब हुआ ना, फैक्टराइज किए ही नहीं है और ऐसे डायरेक्ट लिखे जा रहे हैं, ऐसे पाप नहीं करना। फिर t-1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, क्या ही आएगा, अरे बहुत कुछ आएगा भाई, आंसर आएगा और क्या आएगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। ये तुम्हें पता है 7 सेकंड जो है ना वो पाप है, महापाप है। क्यों? भाई को आए हुए भी 4 सेकंड हुआ है और बोल रहे हो 7 सेकंड के बाद दूसरी ड्रॉप आएगी, तो फिर ये कहां से आ गई यहाँ पे? तो 7 सेकंड तो इग्नोर करो, हमारे पास क्या आया 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 ड्रॉप गिर रही है, तो ड्रॉप का रेट क्या आया, अरे 1 ड्रॉप पर सेकंड आया और क्या। हाँ जी, आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। अभी फाइटर जेट भाग रहा था, अब हेलीकॉप्टर आ गया, तो हेलीकॉप्टर है, हाँ ऐसे ही है, यस। और ये फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v। इसकी जो स्पीड है वो स्पीड है हमारे पास कितनी, v। खिड़की भी है ना इसके अंदर ऐसी, यस। फिर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ h, इसकी जो हाइट है वो h है, और ये जो है ये ड्रॉप कर रहा है फूड पैकेट। अच्छा, मुझे ये पता है कि भैया किसी चलती हुई चीज से अगर किसी चीज को ड्रॉप किया जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी चलती हुई चीज की होगी, है ना। वेलोसिटी विल बी सेम, क्योंकि जस्ट ड्रॉप ही तो कर रहे हैं रिलेटिव टू चलती हुई चीज। तो इसका मतलब जो पैकेट ड्रॉप किया जाएगा, जो हम पैकेट ड्रॉप करेंगे, हमेशा ये चीज सोचनी है कि जो ड्रॉप किया उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी की चलती हुई चीज की थी जिससे उसे ड्रॉप किया गया है, ऐसे जाएगा। तो जरा बताओ इस पैकेट का मोशन कैसा होगा? इस पैकेट का मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा। कहां जाएगा ये जाएगा ग्राउंड पर ऐसे ठीक। फिर मुझे बोला गया कि एल्टीट्यूड जो आया था वो आया था हाइट h, हाँ जी, और कुछ आगे जाएगा, इसको बोल देता हूं मैं रेंज, यस। मुझे क्या बोला गया था? डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप, यानी कि मुझे दूरी पूछिए जब फूड पैकेट ड्रॉप किया गया था तब कितनी थी पर्सन से। पर्सन कहां, ये रहा इधर, जहां वो खड़ा है वहीं पे तो आएगा पैकेट। तो इस पर्सन से हेलीकॉप्टर की दूरी, ये वाली दूरी मुझे निकालनी है, पता है कौन सी वाली? ये वाली, ये दूरी। और ये दूरी मुझे निकालना है कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। भैया ये h यार, तो जो दूरी होगी जो मुझे निकालनी है दैट दूरी इज रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ कि अगर हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसका रेंज कितना आएगा? रेंज आता है मेरे पास में u, ये जो स्पीड है v इंटू टाइम, जो कि होता है √2h बाय g। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रूट के अंदर √2h v स्क्वायर बाय g। हाँ जी, तो अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो इस r का स्क्वायर और h का स्क्वायर का एडिशन, यानी कि h स्क्वायर यहां पर और रेंज का स्क्वायर 2h v स्क्वायर बाय g। हाँ जी, कौन सा ये रहा 2h v स्क्वायर बाय g प्लस h स्क्वायर। आ रहा है क्या? चलिए अगला सवाल। क्योंकि जेई में किस साल में 2021 में क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकंड। किसी भी चीज की डायरेक्शन होती है उसकी वेलोसिटी की तरफ। अच्छा, पहली बात तो उसे डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मोशन मान के ही काम कर रहा हूं, है ना। तो किसी भी चीज की डायरेक्शन होती है उसकी वेलोसिटी की तरफ। अगर डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होती है तो भाई वेलोसिटी तो दी ही आपके पास में, आप निकाल लो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर। ये वेलोसिटी की मशीन गन है ना, ये सामने बुलेट डालो, t इक्वल टू 2 सेकंड की देखो वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो v आ रहा है आपके पास, t को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.5 2i कैप, प्लस t को 2 रखा 3 इंटू 2 6j कैप, प्लस 9k कैप। हाँ या ना? चलिए फिर और क्या बोल सकता हूं मैं? अगर मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला यहां से, क्यों निकाल रहा हूं अभी बताता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी, तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। हमारे पास आ गया 36 प्लस 4, जल्दी बताओ 40, 40 प्लस 1 81, 40 प्लस 81 कितना आ जाएगा? √121, यानी कि आ जाएगा 11। ठीक, इसे ऐसे डब्बे में बंद करके साइड में रख दिया। क्यों? अभी डब्बा खोलेंगे थोड़ी देर बाद। अब मुझे निकालना है डायरेक्शन विथ वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन निकालने के लिए वो भी वेक्टर्स के बीच में कुल मिला के एंगल निकालना है, तो मैं यूज कर लेता हूं वो थीटा वाला फॉर्मूला हमारा जो रिजल्टेंट वाला आता है, डॉट प्रोडक्ट वाला जो आता है।
तो cos थीटा आता है मेरे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, और इसीलिए मैंने वो मैग्नीट्यूड निकाल के रखा है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी वेक्टर के साथ में जो भी डायरेक्शन है, y एक्सिस हो तो यहां पर j कैप ले लूंगा, जब x एक्सिस आएगा तो i कैप ले लूंगा, डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 11, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इनटू साथ में b का मैग्नीट्यूड, अब j के मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ रही है विथ y एक्सिस, देख रहा हूं मैं, है ना, y एक्सिस के साथ एंगल निकालने के लिए जो cos थीटा की वैल्यू आ रही है मेरे पास में, वो आ रही है cos थीटा इक्वल्स टू v डॉट j, वेलोसिटी j कैप के साथ में 6 आ जाएगा, 6 अपॉन v कितना, 11 आ जाएगा। अब cos थीटा अगर 11 आ गया तो मुझे कौन सा थीटा पूछा गया है, मुझे पूछा गया है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर भाई ये थीटा cos आया है यानी कि 6 और 11 आया है, क्या मैं ये निकाल सकता हूं, बिल्कुल, ये आ जाएगा रूट ओवर 121 माइनस 36। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, वो आ जाएगी आपके पास, ये कितना आ गया देखो जरा, 4 यहां पर, 1 में से 3, ये 84 आ रहा है देखो भैया, है ना। तो यहां पर आ गया मेरे पास में कि ये 5 आ रहा है, यहां पे है ना 85 आ रहा है, तो यहां पे आ गया मेरे पास में रूट 85 डिवाइडेड बाय 6। दिख नहीं रहा कुछ मैच होता होगा, आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज मैंने करी विद एक्स एक्सिस, ये इतनी मेहनत करी थी लोगों ने कब, 2021 में जब ये क्वेश्चन आया था। एक्स एक्सिस के साथ निकालने के लिए मैं जब cos थीटा निकालने बैठा तो मेरे पास आया भाई साहब वेलोसिटी इंटू आई कैप, यानी कि 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये आ गया cos थीटा की वैल्यू 2/11। अगर मुझे tan थीटा निकालना है, फिर से यहीं पे है, हमेशा एंगल्स निकालने के लिए ट्रायंगल पर आएंगे, cos थीटा 2 यहाँ पर 11 यहाँ पर, ध्यान देना मेरे पास 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4, 121 माइनस 4 किया मेरे पास कितना आया, वो आ जाएगा मेरे पास 1 1 और 7। तो जो tan थीटा की वैल्यू आ रही है यहां पर, वो tan थीटा की वैल्यू आ रही है रूट ओवर 117/2, और जब मैं मैच करने गया तो कोई भी ऑप्शन वहां पर मैच नहीं कर रहा। ऐसी चीजें भी जेईई में होती है, और अगर ऐसी चीजें आपको कभी भी दिखें तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लीव करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक, हमें ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ थोड़ी सी गलती देख लें, क्योंकि हमें उस समय पता नहीं होता कि सही है या गलत है, इसलिए हम उसे लीव करना ही सही समझेंगे, अगर बोनस होगा तो सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओहो, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है जरा वो देखते हैं। हमने बोला कि भाई रेंज का रिलेशन दिया हुआ है, हालांकि बहुत सारे बच्चे इस रिलेशन को रट के बैठ जाते हैं, लेकिन मैं एक बार सॉल्व करके देखना चाहता हूं। मुझे बोला गया कि भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन है ए और बी, थ्रो किया है सेम वेलोसिटी एट डिफरेंट एंगल्स, और दोनों में सेम रेंज आ गई। जैसे ही सेम रेंज आई, अक्खी दुनिया को पता है यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर एक एंगल आने वाला है 90 और एक आने वाला है 90 माइनस थीटा। तो जो हाइट आएगी वो हाइट क्या आ जाएगी, वो हाइट आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और दूसरी हाइट आ जाएगी कितनी, दूसरी हाइट आ जाएगी मेरे पास में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो जरा देखो ये जो h1 इंटू h2 की बातें कर रहा है, हम करके देख लेते हैं एक बार। तो h1 इंटू h2 हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास यू स्क्वायर का भी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो है ना, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि भाई साहब यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g का, ये मेरे पास आ गया होल स्क्वायर। ये खाली जगह क्यों छोड़ी अभी बताता हूं, क्योंकि इसे मुझे रेंज में कन्वर्ट करना है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा लाने के लिए यहां पर होना चाहिए 2, नीचे भी होना चाहिए 2। अब देखो जिसका मन साफ है उसे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, थोड़ा सा इधर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के दर्शन हो रहे होंगे, हो रहे हैं क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी आ गया तो क्या मैं इसे रेंज अपॉन 4 का स्क्वायर लिख दूं भैया। और अगर ये h1 h2 की वैल्यू आ गई तो जरा मुझे बताना कि क्या r इक्वल्स टू 4 बाहर आ जाएगा और रूट h1 h2 दिखेगा। और अगर ये दिख रहा हैगा तो इसका मतलब
पहला तो बिल्कुल सही, अरे हाँ 1 नंबर। हालांकि ये बार बार देखने के बाद में रटा भी जाता है, लेकिन जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आ जाए तो। और ये क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द सेड हाइट्स h1 एंड h2 आर दिस। बिल्कुल सही बात है, इन्हें यहाँ पर रखेंगे तो आंसर आएगा। तो इसका मतलब एसोसिएशन ए भी सही है, बी भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओहो, ये ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th, ओहो, swimmer wants to cross a river from point A to point B. Line AB makes an angle of 30 degree with the flow of river. Magnitude of velocity of the swimmer is same as that of the river. Angle theta with the line AB should be. बेटा देखो बहुत आसान है, अगर हम बेसिक से जाएं तो ये डायरेक्शन ऑफ रिवर, इससे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। यहां पर रिजल्टेंट आना चाहिए, है ना? किसका रिजल्टेंट? मुझे पता है जो V SR होता है वो होता है बेटा VS माइनस VR। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि जो VS होता है वो होता है VSR प्लस VR? हाँ ना बोल भाई, लिख सकते हैं क्या? अब और देखते हैं। जो मुझे VS मिला है वो मिला है यहां पे कहीं पे, ऐसा, दिस डायरेक्शन। अच्छा VR कहां होगा? VR होगा यहां पर। मुझे बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर सेम एज दैट ऑफ रिवर। तो जितना ये V उतना ही ये V। और आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि अगर ये भी V है और ये भी V है और बीच का एंगल 30 यहां पर है, तो ये एंगल कितना आएगा? अरे 30 आएगा और क्या, तभी तो आंसर एकदम बीचों बीच आएगा। इसका मतलब एंगल थीटा विल बी 30। हाँ जी, बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह रट के बैठते हैं लोग, लेकिन वो फॉर्मूले रटने में नुकसान यही है कि इतने इजी चीजें उन्हें फॉर्मूले में घुसा के निकालनी पड़ती है। हमें वो नहीं करना भाई साहब, ठीक, सीधा करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। भैया पानी की बूंदें वर्टिकली नीचे गिर रही थी, ऐसी, ठीक। मान लिया किसी स्पीड V R से गिर रही थी। कब? जब वो नॉर्मल रेस्ट पर था तो VR ही होगी। व्हेन ड्राइविंग कार विथ स्पीड V, अगर V स्पीड से कार को ड्राइव किया गया, he sees that raindrops are coming at an angle 60 डिग्री from the horizontal। चलिए, ये जो रेन ड्रॉप है, अगर कार को मैंने V स्पीड से ड्राइव किया आगे, तो इस रेन ड्रॉप की स्पीड में कुछ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? इस VR में जुड़ेगा वेलोसिटी ऑफ कार, वो भी अपोजिट में। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ये VM माइनस, वास्तविकता में माइनस VM है, ध्यान देना। और रिजल्टेंट मुझे दिखेगा कुछ ऐसा, माइनस VM लिख देता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में। चलिए, तो रिजल्टेंट दिखेगा कुछ ऐसा, और ये मुझे दिख रहा है कि एंगल इज 60 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। दिस एंगल इज 60, सो दिस एंगल विल बी 30, ठीक। अब क्या बोला गया? आगे मुझे बोला गया कि ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड, अगर स्पीड को 1 प्लस बीटा भी कर दिया, कर दो भैया स्पीड को 1 प्लस बीटा भी, नीचे तो अभी भी VR ही आने वाला है ऐसा, और यहां पर स्पीड को 1 प्लस बीटा भी करने पर ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा V। जबकि ये कितना था? ये सिर्फ था V, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं मैं। उस केस में हमें बोला गया कि जो एंगल दिखा वो दिखा 45। अरे 45 तो इज्जत से बनाओ भैया, 45 बराबर बराबर दिखना चाहिए आपको। यस, ये दिखा मुझे एंगल 45 हॉरिजॉन्टल से, तो 45 वर्टिकल से भी होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि अगर मैं VR के मैग्नीट्यूड को यहां पर, चलो VR ही लिखते हैं इसको, तो अगर मैं यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड के वाइज बात करूं तो 45 डिग्री एंगल पर मैं बोल सकता हूं कि VR विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू V। हाँ जी, डब्बा बंद। इधर देखते हैं, यहां अगर मैंने देखा तो मैं बोल सकता हूं कि जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है V अपॉन VR। कोई समस्या? चलिए, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू। तो वैल्यू ऑफ बीटा निकालने के लिए बेटा tan 30 निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/√3, है ना। और यहां से अगर मैंने देखा तो V अपॉन VR कितना आ जाएगा? V अपॉन VR आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये इक्वेट करो जरा, मुझे दिख रहा है कि V अपॉन VR यहां तो आ रहा है 1/√3 tan 30 डिग्री, है ना। और यहां पर उसी 45 डिग्री के खेल में 1 प्लस बीटा V इक्वल टू आ रहा है मेरे पास VR। तो इक्वेट करने पर मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है √3। √3 कितना होता है बेटा? 1.732। तो बीटा कितना हो जाएगा? 1.732 माइनस 1 यानी कि 0.732। कहां है? ये रहा। हाँ जी, चलिए हमारे इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा सा सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और बच्चों को ये घुमा देता है, सेम वैसे जैसे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। क्या बोला गया है?
बोला गया है कि R1 और R2 दो रेडियस पर पार्टिकल घूम रहे हैं और दोनों ही पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हैं विथ इक्वल ओमेगा एट t इक्वल्स टू 0 देयर पोजीशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर शोन इन फिगर। शुरुआत में पार्टिकल पहला यहां पर था, दूसरा यहां पर था, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है और किसी टाइम पाई बाई टी ओमेगा। पाई बाई टी ओमेगा मतलब भाई मुझे पता है टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो पाई बाई टी ओमेगा क्या हो गया है, पाई बाई 2 ओमेगा जो हो गया है वो हो गया टी का भी 1/4 में कितना चलेगा, 1/4 चलेगा और क्या। तो पहले तो ये बनाते हैं कि कहां कहां पर पार्टिकल्स होंगे। भैया पार्टिकल्स कहां कहां पे होंगे, आओ जरा देखें। पार्टिकल्स होंगे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए मैंने, यस, हाँ। एक पार्टिकल यहां से पहुंच जाएगा 1/4 यहां पे, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए मूविंग विथ वेलोसिटी r ओमेगा, एंड दूसरा पार्टिकल पहुंच जाएगा यहां पर, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 मूविंग विथ r ओमेगा। बोलो भैया, मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए कितना होगा, वो होगा -r ओमेगा आई कैप। अच्छा r कितना, r भी तो अलग अलग है ना, यस, दिस इज r1 एंड दिस इज r2, तो ये हो जाएगा r1 ओमेगा। चलिए फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, ये पार्टिकल बी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी कितना, ये हो जाएगा -r2 ओमेगा आई कैप। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VA माइनस VB, तो VA में से VB को माइनस कर दो भाई। जैसे ही आप VA में से VB को माइनस करोगे ये माइनस में और ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि फाइनली मेरे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई आई कैप। कौन है, ओहो सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए क्या सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मुझे, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रीअटेम्प्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से एक बार और अच्छे से देखने की जरूरत है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कभी कभी, वो सेंट्रीपिटल की बातें करता है ना, तो सेंट्रीपिटल की बातें जब करेगा वो, तो आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाय r लेने की जरूरत पड़ेगी। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन में कांस्टेंट कभी भी नहीं होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत सारे होते हैं, उसी के लिए आप इन क्वेश्चंस को गहरी निगाहों से डेप्थ में जाकर एक बार स्टडी करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, और जेईई के लिए इसी तरह से क्वेश्चन से अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके बाय।